मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, मैं पहले ही बता दूं आपको क्या क्या देखेंगे। हम देखेंगे इसमें पार्ट 10 मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो उसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं आप पहले से ही देख लो। ये आपको वर्ण विक्षेपण दिया है और ये आपका प्रिज्म के माध्यम से डायग्राम दिया है। तो यहाँ पे और क्या पढ़ेंगे, निकट दृष्टि दोष पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, इसके ये कैसे होता है ये पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, इसके समाधान के क्या क्या कारण हो सकते हैं ये देखेंगे। दूरदृष्टि दोष देखेंगे। उसके बाद में ये किस प्रकार से होता है डायग्रामेटिकल ये देखेंगे। और इसका समाधान के क्या कारण है ये वाला देखेंगे। उसके बाद जरा दृष्टि दोष क्या होता है ये देखेंगे। और ये किस प्रकार से होता है ये देखेंगे। तो मैंने पूरा का पूरा वीडियो का मैं जो बताने वाला हूँ वो आपको पहले ही ओवरव्यू के माध्यम से बता दिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निकट दृष्टि दोष। किसकी बात करते हैं, निकट दृष्टि दोष की। तो इन स्टिकर के माध्यम से मैं आपको सारा का सारा बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, एक ही बार में यही कंप्लीट हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो निकट दृष्टि दोष ये मानव में होते हैं। अब मानव में आप जानते हो कि एक मनुष्य में क्या क्या आता है, नर मादा बच्चे सब कुछ आ जाते हैं ये मानव में। तो देखो, जब कोई व्यक्ति पास रखी वस्तु को तो स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, इसी स्थिति को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब देखते हैं कि ये जो है ना, निकट दृष्टि दोष को याद करने की ट्रिक क्या होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिसमें दोष रहेगा, मतलब निकट दृष्टि दोष, तो कौन सी दृष्टि में दोष है, निकट में है। तो जिसमें दोष रहेगा वो ही दिखती है हमें। मतलब दोष किस में है, निकट में है। तो निकट वाली वस्तु को हम देख पाएंगे। तो यही परिभाषा में बोल रहा है, जब कोई व्यक्ति पास रखी वस्तु को तो स्पष्ट रूप से देख पाता है, मतलब कि निकट में दोष है, लेकिन दिखता कौन सा है, निकट का। और निकट का विपरीत क्या होता है, दूर। तो दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। अर्थात जिसमें दोष होता है वो देख पाता है, और जिसमें इसका विपरीत नहीं देख पाता है। तो निकट दृष्टि दोष अर्थात जब कोई व्यक्ति पास में रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, इसी स्थिति को निकट दृष्टि दोष कहेंगे। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं क्या होता है। तो ये निकट दृष्टि दोष का डायग्राम है। ये एक व्यक्ति की आंख है, ये व्यक्ति की आंख है, और इसको कहेंगे निकट दृष्टि दोष। एक ये पेड़ बना दिया और एक ये पेड़ बना दिया। तो ये व्यक्ति जब यहाँ से देखेगा तो निकट दृष्टि दोष है, तो निकट वाली वस्तु को तो देख पाएगा, अर्थात ये पास वाले पेड़ को, आंख के पास वाले पेड़ को देख पाएगा ये। और लेकिन ये दूर रखी वस्तु को नहीं देख पाता है, दूर रखी वस्तु को नहीं देख पाता है। तो इसी को कह देंगे हम निकट दृष्टि दोष। निकट की वस्तु को देख पाता है और दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, इसी को कहेंगे निकट दृष्टि दोष। तो इस क्वेश्चन में जितना समझना है उतना समझ लो। अगर ये क्वेश्चन समझ में आएगा, बाकी के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। अर्थात पास वाली वस्तु दिखेगी, अर्थात निकट वाली वस्तु दिखेगी तो निकट दृष्टि दोष। अगर दूर वाली वस्तु दिखेगी तो दूर दृष्टि दोष, अर्थात जिसमें दोष होता है वही देख पाते हैं हम। तो इस डायग्राम को भी हमने समझ लिया है। अब आते हैं अब इसको देखो, इसके जो समाधान में क्या क्या प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो, ये आंख दिख रही है आपको, क्या दिख रही है, आंख दिख रही है। अर्थात ये रेटिना होता है, क्या होता है यहाँ, ये रेटिना होता है, क्या होता है, रेटिना, रेटिना। और इसी को कहेंगे हम हिंदी में क्या कहेंगे, दृष्टि पटल। अर्थात जो छवि इस दीवार पर बन जाती है, पॉइंट दीवार पर बनता है, तभी हम क्या देख पाते हैं, उस वस्तु को देख पाते हैं। अगर इस दीवार के पहले कोई वस्तु बन रही है तो उसको कहेंगे निकट दृष्टि दोष। अगर इस दीवार के दूर जाके बन रही है तो उसको कहेंगे दूर दृष्टि दोष। तो इस दीवार के अगर कोई बिंदु या फिर वस्तु की छवि, तो जहाँ पर बिंदु होता है वहीं वस्तु की छवि बनती है। अर्थात दीवार पे बनना है छवि, इस दीवार पर बनना है छवि, लेकिन ये पॉइंट कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है। अर्थात छवि, अर्थात हमें जो इमेज दिख रही है वो कहाँ दिख रही है, यहाँ, यानी कि समय से पहले ही दिख रही है। इसी को कहेंगे हम निकट दृष्टि दोष। अब इसके निवारण के क्या क्या कारण हो सकते, मतलब इसके निवारण में क्या करेंगे हम। तो आप देखो कि ये जो निकट में जो बिंदु बन रहा था तो उसको थोड़ा सा दीवार पर ले जाना है, आँख की दीवार पर अर्थात रेटिना पर ले जाना है। तो हम करेंगे, देखो ये जो होता है, और अवतल दर्पण जो है ना अपनी किरणों को क्या करता है, फैला देता है। किरणें आपतित किरण को फैला देता है। तो देखो ये आ रही थी किरण, इसको फैलाया, ये आ रही थी किरण, इसको फैलाया, और
ये जो आँख में होता है वो होता है उत्तल लेंस का काम करता है। उत्तल लेंस क्या करता है? किरणों को एक जगह केंद्रित करने का काम करता है। तो जब ये किरण आ रही थी यहाँ से, अवतल लेंस ने तो इसको बिखेरा। जब जैसे ही आँख की लेंस पर आया, और आँख का लेंस कैसा होता है? उत्तल, तो ये सिकुड़ेगा, अर्थात ये मोड़ेगा। किसकी ओर मोड़ेगा? केंद्र की ओर मोड़ेगा, अंदर की ओर मोड़ेगा। अर्थात यहाँ पर रेटिना पर क्या बन जाती है? पॉइंट बन जाता है, अर्थात दृष्टिपटल पर पॉइंट बन जाता है और इमेज बन जाती है। तो हमने ये तो आँख में ही रहता है उत्तल लेंस तो, लेकिन हमने किसका सहारा लिया? अवतल लेंस का सहारा लिया। ऐसा घुसा हुआ होता है, धसा हुआ होता है, तो उसको कहेंगे अवतल। क्या कहेंगे? अवतल लेंस। तो हम बोलेंगे कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग में करेंगे तो लेंगे, तो आप बोलोगे भाई अवतल लेंस को प्रयोग में लेंगे। तो ये डायग्राम हमने पूरा का पूरा देख लिया और अवतल लेंस मतलब निकट दृष्टि दोष को हमने कंप्लीट कर लिया। जस्ट इसका विपरीत होता है दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इसका विपरीत हो जाएगा निकट दृष्टि दोष का। तो दूर दृष्टि दोष, दोष किस में? दूर दृष्टि में, अर्थात दूर की वस्तु तो साफ दिखेगी। तो जब कोई व्यक्ति दूर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है लेकिन पास रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, ऐसी स्थिति को दूर दृष्टि दोष कहेंगे। अब इसका जो डायग्राम भी देख लेते हैं हम, इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। इसका डायग्राम ये देखो, ये आँख है, ये पास वाला पेड़ है, ये दूर वाला पेड़ है। दूर दृष्टि दोष है, अर्थात दूर की वस्तु को हम देख पाते हैं और निकट की वस्तु को नहीं देख पाते हैं। अर्थात निकट की वस्तु को नहीं देख पाते हैं, दूर की वस्तु को देख पाते हैं। तो जिस वस्तु को देख पा रहे हैं, जिस रेंज की वस्तु को देख पा रहे हैं, वही दोष होगा। देखो देख कौन सी पा रहे हैं हम? दूर की वस्तु देख पा रहे हैं। तो ये जो है ना डायग्राम किसका होगा? दूर दृष्टि दोष का। जब दूर की वस्तु देख पा रहे हैं तो निकट की वस्तु नहीं देख पा रहे होंगे। ये अब आगे चलते हैं, इसका निवारण किस प्रकार से करते हैं? इसका निवारण किस प्रकार से करते हैं? तो ये फिर रेटिना आ गया, ये रेटिना आ गया। रेटिना को क्या कहेंगे? दृष्टिपटल कहेंगे। तो यहाँ से इस बिंदु से किरण आ रही है। तो देखो अब ये है उत्तल लेंस। तो आपको पता है उत्तल लेंस क्या करता है? अंदर की ओर झुकाता है, अंदर की ओर झुकाता है। तो देखो रेटिना यानी कि इस बिंदु पर बनना चाहिए हमारी इमेज, सारी किरणें आके यहाँ मिलना चाहिए। तो ये देखो ये आया और इसने झुका दी, तो ये थोड़ा रेटिना से दूर हटके बाहर की ओर क्या बना? बाहर की ओर एक पॉइंट बना, अर्थात इमेज यहाँ बनेगी। तो आप मुझे बताओ रेटिना से दूर हटके बनी कि नहीं बनी? तो आप बोलोगे कि जी हाँ बनी इमेज। पहले कहाँ बन रही थी? अंदर बन रही थी, यानी कि निकट में बन रही थी, और आँख के और पहले बन रही है, अर्थात निकट दृष्टि। लेकिन आँख से ये और दूर हट रही है, यहाँ बन रही है अभी इमेज। तो इसको कहेंगे हम दूर दृष्टि दोष। जब रेटिना के पीछे कोई बिंदु आपतित किरण को एकत्रित कर देता है, वह दूर दृष्टि दोष कहलाता है। अब इसको किस प्रकार से निवारण करेंगे? तो जब यहाँ पर एक उत्तल लेंस लगा है तब जाकर तो यहाँ बन रहा है, तो इसके आगे एक और उत्तल लेंस लगा देंगे तो यही बिंदु आँख के कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। अर्थात ये आँख का उत्तल लेंस है, इसके पहले हमने एक और उत्तल लेंस लगा दिया, किरण आई और झुकाया, और उत्तल लेंस फिर आँख के लेंस से पे गुजरती है किरण, तो वो रेटिना पर अपना बिंदु बना लेती है, अपना बिंदु बना लेती है। अर्थात हम दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा प्रयोग लेंगे? लेंस, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस। अब आप देख रहे, आपका कहना ये होगा, तो इसको याद कैसे करें? तो मैं एक लिख देता हूं यहाँ पर निकट दृष्टि दोष। क्या लिख दिया मैंने? निकट। और यहाँ लिख दिया दूर दृष्टि दोष। क्या लिख दिया? दूर दृष्टि दोष। और यहाँ निकट दृष्टि दोष, ये लिख दिया मैंने, ठीक है ना। अब लिखा मैंने अवतल। क्या लिखा? अवतल। एक लिखा उत्तल, ठीक है ना। तो निकट, तो अल्फाबेट में अर्थात अनाराम में निकट में कौन आता है? सबसे पहले आ आता है। और दूर कौन होता है? आ से ऊ होता है। भाई इन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं, सबसे पहले क्या आता है? निकट होता है, कौन सा? आ होता है। उसके बाद में आएगा ऊ, अर्थात थोड़ा दूर होगा वो ऊ, किससे? आ से। तो आ पहले आया, ये निकट है। ऊ थोड़ा बाद में आएगा, इसलिए दूर है, मतलब कि दूर दृष्टि दोष। इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं इसको। अब आते हैं अगले दृष्टि दोष में, तो जरा दृष्टि दोष देखेंगे। तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों को मिलाकर के क्या बन जाता है? जरा दृष्टि दोष बन जाता है।
अर्थात निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखती थी, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखती थी, लेकिन जरा दृष्टि दोष में दोनों ही वस्तु नहीं दिखती है, ना तो निकट की दिखती है ना ही दूर की दिखती है। यह दोष अधिकतर वृद्धावस्था में दिखाई देता है, जब किसी व्यक्ति को ना तो पास की वस्तु दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देती है। इसी को जरा दृष्टि दोष कहते हैं, इसी को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अब आइए इसका डायग्राम समझते हैं, आइए इसका डायग्राम हम समझने की कोशिश करते हैं। ये डायग्राम है, ये आँख है, ये पास का पेड़ है और ये दूर का पेड़ है। तो इस वृद्धावस्था में व्यक्ति को ना तो पास का पेड़ दिख रहा है ना ही दूर का पेड़ दिख रहा है, अर्थात बीच का हिस्सा दिखता है। दूर पास का दिखता है ना ही दूर का दिखता है। कौन सा हिस्सा दिखता है? बीच का दिखता है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? निवारण के लिए ड्यू फोकस लेंस लगाएंगे, ड्यू फोकस लेंस लगाएंगे। यहाँ पर का और होना चाहिए था ड्यू फोकल लेंस, अर्थात ड्यू फोकस लेंस, अर्थात कौन कौन से? एक उत्तल होगा और एक अवतल होगा, उत्तल भी होगा अवतल भी होगा। तो एक बार और रिपीट कर लें हम। तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा वस्तु दिखती है? निकट की दिखती है, दूर की वस्तु नहीं दिखती है। इसके लिए हम कौन सा प्रयोग करेंगे? निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? अवतल लेंस प्रयोग करेंगे। दूर दृष्टि दोष में कौन सी वस्तु नहीं दिखती है? पास की वस्तु नहीं दिखती, लेकिन दिखती कौन सी है? दूर की वस्तु दिखती है। इसके लिए कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस। और जरा दृष्टि दोष में कौन सी वस्तु दिखती है? आप बोलोगे कि भाई ना तो पास की दिखती है ना ही दूर की दिखती है, ना तो पास की दिखती है ना ही दूर की दिखती है, बीच का हिस्सा दिखता है। इसलिए हम इसमें द्वि फोकस लेंस का प्रयोग करेंगे, अर्थात अवतल और उत्तल दोनों ही लेंसों का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे तीनों दृष्टि दोष देख लिए हमने, निकट, दूर और जरा। अब हम देखने वाले हैं क्या? वर्ण विक्षेपण। अब हम देखने वाले क्या? वर्ण विक्षेपण। तो ये वर्ण विक्षेपण देखते हैं। तो वर्ण विक्षेपण को प्रिज्म की सहायता से समझाइए। तो देखो, अब वर्ण विक्षेपण, ये डायग्राम आपको दिख ही रहा होगा, इसको बहुत बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सूर्य की श्वेत किरण को जब प्रिज्म पर डालते हैं तो हमें पर्दे पर 7 रंगों में विभक्त होता दिखाई देता है। अर्थात सूर्य का जो प्रकाश होता है, हम जब प्रिज्म पे डालते हैं, हम जब सूर्य का प्रकाश इस प्रिज्म पर डालते हैं तो हमें जब प्रिज्म पर डालते हैं, ये श्वेत प्रकाश होता है, इसका रंग कैसा होता है? श्वेत। तो ये 7 रंगों पर विभक्त हो जाता है और एक पर्दा होता है, तो इस पर्दे पर हम लेते हैं इन 7 रंगों को, दिखाई देता है, जिसका एक क्रम होता है, चित्रानुसार दर्शाया गया। तो ये चित्र है। तो आप देख सकते हो, सूर्य का प्रकाश आया, इस प्रिज्म से होकर के गुजरा, तो इस प्रिज्म से होकर के गुजरा तो ये 7 रंगों में 1 2 3 4 5 6 7। तो सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से गुजारते हैं तो कितने रंगों में विभक्त होता है? 7 रंगों में विभक्त होता है। तो उनका एक क्या होता है? क्रम होता है। उनका एक क्या होता है? क्रम होता है। तो जब ये गुजरता है तो देखो यहाँ पर लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी, इसको हम इंग्लिश में यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इसकी भी ट्रिक देखेंगे, लाल मतलब कि हिंदी वर्णाक्रम में भी ट्रिक देखेंगे और अल्फ़ाबेट में भी ट्रिक देखेंगे हम। लेकिन उसके पहले समझो, तो जैसे ही ये यहाँ से आपतित हुआ लेकिन यहाँ से झुक गया ये, अर्थात ये कोण बनाता है। क्या बनाता है? यहाँ से कोण बनाता है। क्या बनाता है? ये कोण बनाता है। तो जो रंग यानी कि जो किरण जितनी ज़्यादा झुकेगी, जो किरण जितनी ज़्यादा झुकेगी, अर्थात समझना बात को, जितनी ज़्यादा झुकेगी उसी को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? यानी कि उसका तरंग दैर्घ्य उतना ही बिखरता जाएगा, उतना ही क्या होता जाएगा? बिखरता जाएगा। तो जैसे कि हम बात कर लेते हैं, ये क्या होता है? ये रंग कौन सा होता है? लाल। तो इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, अर्थात इसका विक्षेपण बहुत कम हुआ है। देखो यहाँ से बहुत कम झुका है, अर्थात इसका तरंग दैर्घ्य तो क्या है? ज़्यादा है। क्या है? तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है। इसका मतलब कि तरंग दैर्घ्य किस पर डिपेंड करता है? कोण पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? कोण पर। तो ये सबसे कम झुका है और ये सबसे ज़्यादा झुका है, अर्थात इसका वर्ण विक्षेपण सबसे ज़्यादा हुआ है तो इसका वर्ण विक्षेपण सबसे कम हुआ है, इसका वर्ण विक्षेपण सबसे कम हुआ। तो जिसका सबसे कम
उसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा, जिसका सब विक्षेपण सबसे ज़्यादा उसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम। इसलिए हम बोलेंगे कि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम हुआ है, मतलब सॉरी, इसका विक्षेपण कम हुआ है, तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यहाँ पर बेगनी को देखो, इसका विक्षेपण सबसे ज़्यादा हुआ है, इसका विक्षेपण क्या हुआ, सबसे ज़्यादा हुआ है, इसलिए तरंग दैर्घ्य सबसे कम। अर्थात तरंग दैर्घ्य का मतलब ये होता है कि ये रोशनी दूर तक नहीं दिखाई देती है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब सिग्नलों पर रेड लाइट होती है, क्या होती है, रेड लाइट, इसका मतलब कि इसका विक्षेपण सबसे कम हुआ है, अर्थात ये सबसे ज़्यादा दूरी तय करेगी। तो सबसे ज़्यादा दूरी तय कौन करता है, लाल रंग। सबसे कम दूरी तय कौन करता है, बैगनी रंग करता है। आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि सबसे कम विक्षेपण किसका होता है, लाल का। सबसे ज़्यादा विक्षेपण किसका होता है, बैगनी का। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है, लाल का। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है, बैगनी का। अर्थात जो सबसे कम झुका है वो विक्षेपण कम हुआ है और उसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा रहेगा। जो सबसे ज़्यादा झुका है, ज़्यादा विक्षेपण ज़्यादा हुआ है, तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या रहेगा, सबसे कम रहेगा। इसकी ट्रिक क्या है, हिंदी ट्रिक इसकी है बेजानी हप्पी नाला। नीचे से करेंगे, बेजानी हप्पी नाला, तो नीचे से करेंगे, तो नीचे से हम क्या है, बेजानी हप्पी नाला। उसी प्रकार नीचे से ही रहेगा विबग्योर, VIB, विबग्योर, GYOR, ग्योर। तो ये ट्रिक है। नीचे से आप क्रम में अगर पूछा तो वो आपसे पूछ लेगा वर्ण विक्षेपण का क्रम बताइए, तो आप लिख दोगे विबग्योर। क्या लिख दोगे, विबग्योर, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप, मैं मान के चलता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई त्रुटि लग रही हो कि हमें यहाँ क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जवाब जरूर दे देना कि ये चीज़ समझ में नहीं आई। तो अब मैं मान के